हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NIS का ओपन वाले जो बच्चे 10th क्लास के हैं उनका ये सोशल का चैप्टर 1 प्राचीन विश्व, जो सोशल की जो बुक है जिसका कोड है 213, उसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। प्राचीन विश्व मतलब जो पुराना समय था, जो पुराना इतिहास है, उसके बारे में हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट में ही चैप्टर है, बुक में काफ़ी बड़े में दिया गया है, तो मैं इसी से पढ़ाता हूँ आपको ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। नोट्स बनाना है तो ये आसान है, इसे नोट्स भी बना सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ठीक, तो चलते हैं चैप्टर पे। प्राचीन विश्व दिया गया है इसमें। प्राचीन विश्व, इसमें क्या है, इन विश्व में क्या पढ़ना, क्या देखना है इसमें, समालोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच और समस्या का समाधान। कैसे उनकी मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग होती थी और एक क्रिएटिविटी उनके अंदर कैसी होती थी, समस्याओं को कैसे वो सॉल्व करते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। क्रियाकलाप में क्या क्या है, हड़प्पा कलाकृतियों को देखने एवं म्यूज़ियम के भ्रमण तथा हड़प्पा से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि के भ्रमण द्वारा हड़प्पा सभ्यता को जानना एवं समझना। कह रहा है जो ये एक्टिविटी कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो इसमें जाके अपना घूम के इनके बारे में म्यूज़ियम में जाके देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हड़प्पा स्थल हैं वहाँ पे जाके उनका निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मतलब जो बुक में दिया गया है वो सही है कि नहीं है, सच में ऐसा है या फिर खाली लिख ही दिया है। अर्थ में धातु की खोज से मानव सभ्यता अत्यधिक विकसित हो गई थी। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पहले वो पाषाण काल में पत्थरों का ही यूज़ किया करते थे। उसके बाद जब आगे आए तो धीरे धीरे लकड़ी के साथ पत्थर का यूज़ करने लगे। उसके बाद जब इन्होंने धातु की खोज की, धातु के साथ खोज करने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा आविष्कार किया, तमाम प्रकार के हथियार बना लिए, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएँ होने लगी। वहीं से इनकी मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा है। मनुष्य ने जो उस टाइम यूज़ किया ना, वो पहली धातु क्या थी, तांबा। तांबे का ही प्रयोग करके उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत सामान, बर्तन वगैरह बनाना शुरू किया। उसके बाद तब कांसा बनाया, फिर जाके लोहा। तांबा तथा धातु के उपयोग पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। उस समय तांबे का अत्यधिक उपयोग हुआ करता था, ज़्यादा तांबे की चीज़ें यूज़ किया करते थे, तो उसको ताम्र युग कहा गया, ताम्रपाषाण संस्कृति कही गई। तांबे तथा रांगे को मिश्रित अर्थात कांसा ने पत्थर, कांसे में पत्थर, लकड़ी से बनने वाली हड्डियों से बनने वाले औजार की जगह ले ली। कह रहे हैं रांगा और तांबे को मिला के जो धातु बनी, कांसा बना दिया। कांसा ने पत्थर की जगह और लकड़ी से बनने वाली जो थी वो औजार की जगह धातु ने ले ली। जो पत्थर और लकड़ी को मिला कर औजार बनाते थे ना, वो पकड़ने के लिए लकड़ी का हत्था लगा लेते थे, उसमें वो बना लेते थे। और तो जो हथियार बनाया करते थे उसकी जगह इन्होंने कांसे वगैरह की जो धातु जो पाई ना, उसका हथियार बनाना शुरू कर दिया। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत तथा चीन में नगरीय सभ्यता प्रथम बार देखने में आई। इन सब जगहों पे पहली बार पता लगा कि यहाँ नगरीय सभ्यता भी थी। ठीक, विभिन्न ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। अब ये जितनी इसमें दी गई है टेबल बना के, कौन कौन सी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ उनके बारे में दी गई है। देखो, विश्व में जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थीं, तांबे के समय की उस टाइम जो विकसित थीं, उसमें क्या कौन, ये देखो यहाँ पे एक टेबल हमने बनाया, इसमें बना हुआ है कि सभ्यता है, ठीक है ना, विशिष्ट लक्षण उनके क्या थे। और मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और भारत, ये सारी 4 सभ्यताएं थी। इनमें क्या क्या थी, कहाँ कहाँ पाई गई, ये सारी। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके बना लोगे तो एक माइंड मैप की तरह ये तुम्हें याद हो जाता है चार्ट में। ठीक है, तो इसमें दिया गया है सबसे पहले कि किस नदी घाटी पर। अब ये कौन सी नदी और घाटी पर थी, तो मेसोपोटामिया को जानते हैं, दजला और फरात नदी के बीच के हिस्से में ये रहा करती थी। नील, मिस्र जो है नील नदी के, और हुआंग जो ये चीन है, हुआंगो नदी के किनारे, और भारत का तो सबसे आसान है सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए सिंधु सभ्यता भी उसे कहा जाता है। आधुनिक शहर इसमें कौन सा था, इराक, इसमें मिस्र और इसमें उत्तर चीन। और यहाँ का जो आधुनिक शहर क्या है आज, हड़प्पा पश्चिम पंजाब में, और सिंध गुजरात और राजस्थान के करीब है। ठीक, उस जगह पे है।
हड़प्पा जो उस टाइम हड़प्पा रहा करता था वो आज कहाँ है, वो पश्चिम पंजाब में है। पश्चिमी पंजाब मतलब पाकिस्तान के एरिया में, ठीक। और इन सब के ये आज भी शहर इराक वगैरह, मिस्र और ये चीन के हैं जो आज मॉडर्न में जाने जाते हैं। कृषि के अतिरिक्त अन्य विकसित हुए शिल्प, कह रहे कृषि के अलावा इनमें और कौन कौन से कार्य किए जाते थे, तो लुहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर, बढ़ई, ठीक। लुहार लोहे का काम करने वाला, कुम्हार बर्तन वगैरह बनाने के लिए, राजमिस्त्री जो घर वर जोड़ने के लिए होते थे, बुनकर वो बुनाई वगैरह कपड़े उपड़े के लिए होते थे, और बढ़ई मतलब लकड़ी का काम, कारपेंटर जो होते थे, ठीक। इनमें क्या था, संगत रास बढ़ई, इसमें बढ़ई होते थे जो साथ में काम किया करते थे। कांस्य मिस्त्री, यहाँ पे कांसे का काम करने वाले मिस्त्री हो गए। और भारत में क्या था, तांबा कांसा के औजार तथा हथियार बनाने वाले, अनमोल पत्थरों चांदी सोने के आभूषण बनाने वाले थे लोग। इतने सारे लोग यहाँ पे थे भारत में, ठीक है। इसीलिए उस समय भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था। उसके बाद है परिवहन। परिवहन में यहाँ पे क्या था, ठेला है, चौपहिया है, और नौकाओं और पोत, मतलब जो समुद्र में चलाया करते थे, नाव नदियों के ज़रिए जाया करते थे। और इसमें जो इसमें मिस्र में जो ज़मीनी संसाधन थे आने जाने के लिए, और समुद्री भी थे। चीन का जो एक रेशम मार्ग जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है रेशम मार्ग इसका। और भारत में बात करें तो ज़मीनी व समुद्री दोनों ही साधन थे, चाहे छोटी जहाज़ थी, नाव थी, लेकिन दोनों साधन उनके पास हुआ करते थे। भाषा तथा लिपि इनकी किलाक्षर हुआ करती थी, नुकीली नुकीली जो होती थी, और इनमें चित्रकारी होती थी मिस्र में, और सामान्य चीनी भाषा होती थी, ठीक। यहाँ हड़प्पाई, अब इसको तो हम कह ही नहीं सकते कि वहाँ की भाषा ही क्या थी, क्यों, अभी पढ़ा नहीं जा सका, ठीक ना। इनकी भाषाएं तो पढ़ी जा सकी हैं, लेकिन जो भारत की भाषाएं हैं, भारत की जो सभ्यता पाई गई है, इसकी भाषा आज तक नहीं पढ़ी गई, तो हम बोले ही क्या उसके बारे में, है ना भाई। ये एक कहते हैं ना कि एक रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य अभी बना हुआ है। ये जब कभी आएगा, खुलेगा, तो बहुत चीज़ें परिवर्तित कर देगा इंसान के, मतलब कि लगभग 50% तो इतिहास में कुछ उथल पुथल तो हो ही जानी है कि उसकी जो लिखी हुई है। धर्म में इनके सूर्य, चंद्रमा, आकाश तथा प्रजनन की देवी जो होती थी उनकी पूजा किया जाता था। और हर शहर का खास देवता व उसके मंदिर हुआ करते थे। मिस्र में अनेक देवी देवताओं की पूजा, पूर्वजों, प्रकृति और आत्माओं की पूजा किया करते थे। चीन में यहाँ मातृ देवी और लिंग पूजा, लिंगायत वगैरह होते हैं जो आगे भी पढ़ोगे इतिहास में, तो वो उनकी पूजा हुआ करती थी, ठीक है ना। ये देवियों की पूजा करते थे और वो शिवलिंग वगैरह की पूजा किया करते थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फिर अगला है शासक वर्ग। शासक वर्ग में कौन थे? पुरोहित थे, राजा और अभिजात वर्ग रहा करते थे। या तो ये राजा हो जाते थे या पुरोहित वर्ग शासक की होते थे एक तौर पे। इसमें है पुरोहित और फराओं मतलब जो राजा है। इसमें जो थे शांग 1523 ईस्वी से 1122 ईस्वी पूर्व तक रहे। चाऊ 1122 से 221 ईसा पूर्व तक रहे, क्योंकि ये उल्टा कैलेंडर इनका चल रहा है ना। यहाँ पे ईसा पूर्व, जब तक जीरो नहीं आएगा यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ ईसा पूर्व है, ठीक, यहाँ ईसवी चलेगी, तो ये डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ ईसा मसीह के जन्म से ही यहाँ कैलेंडर इसके पहले गिना जाता है और इसके बाद गिना जाता है, ठीक। उसके बाद ये चीन आए 221 ईस्वी से और 220 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व तक ये चलते रहे। एक ही साल लगभग इनका था, या तो इनके वंशज आए तो उसके आगे चलता रहा इनका। भारत में जो राजा लोग थे जो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, इनका 1000 साल तक का इनका शासन भी देखा जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी अभी नहीं मिली। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। जब तक उनके लिखे लेख नहीं पढ़े जा रहे हैं, जब तक उनकी जो रचनाएं हैं नहीं पढ़ी जा रही, तो सारा चीज़ पे क्या है, एक अंकुश सा लगा है, बस अनुमान कर करके सब पढ़ रहे हैं। समाज के अन्य वर्ग, अब इसमें और लोग भी थे, जैसे व्यापारी थे,
दास लोग थे, गुलाम थे और सामान्य जन थे, आम जनता भी रहा करती थी। इसमें किसान, व्यापारी, शिल्पकार ये लोग रहा करते थे। इस किसान, व्यापारी, शिल्पकार इसमें भी थे। यहाँ पे सिर्फ किसान और व्यापारी थे ही, ठीक। यहाँ पे पहले लोग किसान थे क्योंकि वो सभ्यता शुरुआत हो रही थी, तो किसान लोग थे, खेती से भी क्या करते थे, और व्यापारी लोग थे जो बेचा करते थे। मशहूर स्मारक यहाँ पे कोई नहीं है, मशहूर स्मारक और यहाँ बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे पिरामिड है जिसमें राजा वगैरह को दफनाया जाता था। इसमें संरक्षित 100 मुर्दों को वहाँ पे ममीज़ बना के रख लिया जाता था। चीन की महान दीवार है इसमें, और भारत में जो है विशाल स्नानागार है धौलावीरा में। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ नाप तौल का ज्ञान था इन्हें, ठीक। जो राजा थे, ये जो मिस्र वाले थे, यहाँ पे इन्हें नाप तौल का ज्ञान हुआ करता था। और कनप्यासु की सही व्यवहार की प्रणाली का प्रचार प्रसार, यहाँ पे मतलब एक कहते हैं ना व्यवहार होता है, सही तरीके से व्यवहार कैसे लोगों से करना, तो वहाँ पे था। और यहाँ पे बाढ़ के कारण अथवा नदी के सूखने के कारण हुआ पतन अथवा समुद्री व्यापार के कारण पतन हुआ था। कह रहे अभी कुछ एग्जिट कारण नहीं पता चला कि मतलब इसका पतन अचानक से ऐसे कैसे हो गया, पूरी सभ्यता कैसे ख़त्म हो गई, ये नहीं मालूम लगा। कि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने का चांस भी नहीं लगता, सूखा पड़ा होगा, कभी ऐसा था नहीं, क्यों नदी किनारे बसे हुए थे, उस टाइम में इतना क्लाइमेट परिवर्तन होते भी नहीं थे कि कुछ अचानक से कोई मौसम परिवर्तन हुआ होगा और ऐसा कुछ हो गया, बाढ़ आई। बाढ़ आने की वजह से हो सकता है कि सब ध्वस्त वस्त हो जाए, ठीक है ना। या सूखा अगर ज़्यादा भी अगर सूखा पड़ा हो तो खाने पीने की दिक्कत हुई होगी। वैसे तो नदी के किनारे थे सब, लेकिन उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितने में थे सब अच्छे थे, सुव्यवस्थित थे। तो कोई कारण कन्फर्म नहीं अभी किन कारणों से जो कि हड़प्पा सभ्यता अचानक से पूरी समाप्त हो गई। आगे बात करते हैं। लोह युगनीय सभ्यता, लोहे की जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली सभ्यताएं थी वो कौन सी थी? यूनान 2000 ईसा पूर्व नगर राज था इसमें, रोमन में 1500 ईसा पूर्व, ईरानी 1550 ईसा पूर्व से, और भारत में वैदिक काल में। वैदिक काल में कौन कौन सा है? पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक 1500 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 6 ईसा पूर्व, ठीक। तो भारत में 2 समय बताया गया जिसमें कि लोहे का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। इसके बाद आते हैं अलग अलग से जो दिए गए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब उस टाइम के जो धर्म वगैरह थे, धर्म प्रचार, धर्म के बारे में क्या परिवर्तन आया क्या नहीं। और बुकों में पढ़ोगे तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हें समझा दिया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। ये लगभग इनकी कहानी बताई जाती है कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था और इनका सिद्धार्थ नाम था बचपन का। गौतम बुद्ध का नाम बचपन का जो था वो सिद्धार्थ नाम था। और इनकी माँ जो थी वो माया थी, महामाया के नाम से जानी जाती थी। और इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही, जो गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, इनकी माँ जो कि 4-5 दिन में ही चल बसी। उसके बाद इनकी मौसी ने पाला, जिनका नाम था प्रजापति, उन्होंने पाला था। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद फिर इनका मन जो कि सामाजिक जीवन से वैराग हो गया और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या संन्यास जीवन में चले गए और 29 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी गई थी। तो उनमें 4 आर्य सत्य थे और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी गई थी, ठीक। उसके बाद आता है इनका जैन धर्म। जैन धर्म में ऋषभनाथ जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थकर थे। ये जो इनके पहले तीर्थकर थे ऋषभनाथ जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। उसके बाद पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे, ठीक है ना। जो महावीर थे ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर ये भी मतलब संन्यास जीवन इन्होंने अपना लिया, तो इन्होंने धीरे धीरे अपना वस्त्र सब मोह माया सारी त्याग दी। तो ये ज़्यादातर इन्हें देखा जाएगा। गौतम बुद्ध और इनकी मूर्ति लगभग एक ही जैसी दिखती है, बस फ़र्क इतना होता है कि जो महावीर स्वामी हैं इनके में कि ये बिना वस्त्र के खड़े होते हैं। जो महावीर स्वामी हैं वो बिना कपड़े के होते हैं और गौतम बुद्ध हैं उनके कपड़े होते हैं। वो कपड़ा पूरा उनका
गेरुआ कलर का कपड़ा उनके वस्त्र ढका होता है शरीर, और पूरे मतलब वो कपड़े से ढके होते हैं अच्छी तरीके से। सिर्फ उनका एक दाएं साइड का हाथ सिर्फ निकला होता है, बाकी वो पूरी तरह से अपने आप को लपेटे रहते हैं। लेकिन वहीं जैन धर्म वाले हैं जो ये निर्वस्त्र रहते हैं। महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम वैशाली के निकट बिहार में जन्मे थे। 30 वर्ष की आयु में सन्यासी, जब 30 साल के हो गए तो सन्यासी हो गए। ठीक, 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में निर्माण हुआ। मतलब पावापुरी में जगह है जो राजगीर मतलब वहाँ बिहार में, वहाँ इनका निर्माण मतलब शरीर को त्याग दिया इन्होंने, मृत्यु को प्राप्त हो गए, स्वर्गवास इनका हो गया था। ठीक, उसके बाद मौर्य काल आता है। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक आया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद तथा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये अजातशत्रु जो है उनके बिंबिसार उनके क्या थे, पिता थे अजातशत्रु के। उसके बाद ये इन सब से जो शासन छीना तो महापद्मानंद, और इनके बाद घनानंद आए, तो घनानंद से इन्होंने चंद्रगुप्त ने क्या हरा के उन्हें, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने हराया। और उसके बाद इन्होंने शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली महाजनपद मगध का विस्तार किया। चंद्रगुप्त के ही समय में अखंड भारत का निर्माण हुआ था। हाँ, पूरा बहुत बड़ा भारत, अभी तो टुकड़े टुकड़े हो गए ना इसके, भारत के कई अफगानिस्तान तक पूरा कब्जा था। अखंड भारत का कभी मैप देख लेना, बहुत बड़ा था। तो इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 297 ईसा पूर्व। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इतना था, ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराया, जिसके बाद बिंबिसार 297 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तथा अशोक, अब ये अशोक के पिता थे बिंबिसार, ठीक ना। उसके बाद 272 ईसा पूर्व से 236 अशोक जब गद्दी पे बैठे तो इन्होंने अखंड भारत का निर्माण कर डाला। सबसे महान शासक, चक्रवर्ती सम्राट जो कहे जाते हैं वो सम्राट अशोक कहा जाता है। उसके बाद आता है संगम युग, 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, 100 साल तक संगम युग। मुद्रे के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विद्वानों तथा साहित्यकारों का जमा होना संगम कहलाया। मतलब कई तरह से लोग जब मिलने लगे वहाँ पे तो संगम कहलाता है। जैसे अभी इलाहाबाद बनारस चले जाओ तो वहाँ नदियाँ आती हैं, जहाँ पे आके मिलती हैं तो वहाँ संगम कहलाते हैं। 2 नदियाँ मिल गई, 3 नदियाँ मिल जाती हैं, तीसरी नदी भी कहीं से आके मिल गई तो उसको संगम कह देते हैं। तो ये संगम स्थल हो गए, यहाँ कुंभ में लगता है संगमों पे। तो ऐसे ही यहाँ संगम हुआ करता, तो विद्वान आया करते थे, वहाँ वार्तालाप हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी, तो वहाँ सब एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान करते थे। तोलकपी में 8 संग्रह, एटुट्टोगाई 10 काव्य। एटुट्टोगाई ये 8 संग्रह हैं जिसमें 10 काव्य और 18 लघु ग्रंथ, 3 महाकाव्य शिल्पादिकम और मणिमेकलाई और शिवागा सिंदारमांड, ये इनके नाम हैं। जैसे ग्रंथों का इस काल में लेखन एवं विकास हुआ था। उसके बाद कुषाण युग आता है। भारत में कुषाण वंश के शासक जो मध्य एशिया से आए युग कबीले की एक शाखा थे, ठीक ना। ये एक युग कबीले के शाखा थे। मौर्य के पतन के बाद कुषाण ने शासन किया। मौर्य के बाद इन्होंने कुषाण में, वे पक्के बौद्ध थे। जो कुषाण वंश वाले आए ये पक्के बौद्ध थे। इन्होंने भी बौद्ध धर्म के पीछे, जो ये थे अशोक सम्राट थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को ही अपनाया था। उनके पहले जो पिता थे वो जैन धर्म को मानते थे। दादाजी जो उनके चंद्रगुप्त थे, उनके दादा थे, ये जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद धीरे धीरे अशोक सम्राट जब आए तो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा लिखा, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली तो इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार किया। बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा विस्तार, आज जो शिलालेख वगैरह मिलता है सब बौद्ध धर्म में इन्हीं के ही हैं। अशोक सम्राट के ज़्यादा शिलालेख मिलते हैं। उसके बाद आता है गुप्त काल, 319 से 550 ईसा पूर्व। फाहियान के अनुसार इस काल में खूब खुशहाली थी। फाहियान के अनुसार, जो फाहियान थे उनके अनुसार कि गुप्त काल में बहुत अच्छा, क्यों
मूर्तिकला वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उस टाइम में मिला था। आर्ट एंड कल्चर अगर देखा जाए उस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। गुप्त वंश के संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच चंद्रगुप्त, अब ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं, ठीक ना, शासक बने। ये लोग इसके बाद शासक बने थे। समुद्रगुप्त, जिसके बारे में इलाहाबाद स्तंभ में जानकारी मिलती है, इलाहाबाद से स्तंभ जो मिला था ना समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जो कि साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक होता है। अश्वमेघ का यज्ञ मतलब उसमें एक घोड़ा छोड़ते हैं और घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा ना, जिस जिस राज्य में जाएगा वहाँ के राजा, जिस साम्राज्य के आगे से गुजरेगा वहाँ के सैनिक अगर उसको पकड़ते हैं तब तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा, और अगर नहीं पकड़ते तो उन्हें उनकी गुलामी माननी पड़ेगी कि हम तुम्हारे अंदर हैं, हम तुमसे बड़े नहीं हैं, हम तुम जो कहोगे हम तुम्हारी बात मानेंगे, ठीक है। तो अश्वमेघ जैसे राजा जब जीतता है, युद्ध जीतने लगता है, शक्तिशाली बन जाता है, तो अपनी पावर पूरे देश में दिखाने के लिए करता है कि क्या मुझसे भी बड़ा कोई शक्तिशाली बचा है। या तो सब उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं या तो उससे युद्ध करते हैं, युद्ध में हार गए तो उसका गुलाम बन जाते हैं या तो वो फिर मार देते हैं, ठीक। तो ऐसे ही इसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शांति और खुशहाली को बहाल किया। इसके बाद ये चंद्रगुप्त अलग, ये द्वितीय, ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त हैं दूसरे, वो दादा परदादा, फिर उनके बेटे आए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुशहाली की। अब जैसे बाप दादाओं का नाम था, वो उनके पोते आए तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम रख दिया, फिर वही दोबारा से जानने के लिए। गुप्तोत्तर काल 550 से 750 ईसा पूर्व, ब्रह्म व विखंडन का दौर। हर्षवर्धन इसमें उत्तर भारत में थे, और पुष्यभूति धनेश्वर में थे पुष्यभूति, मैत्रिक वलंभी गुजरात के, चालुक्य बदाई और पल्लव कांची के, ये जगह जगह के नाम हैं जहाँ जहाँ पे ये सब थे। उसके बाद है भारतीय सभ्यता एक नज़र में। अब ये रिवीजन के तौर पे दे रहा है। दर्शन व विज्ञान में ज़बरदस्त प्रगति हुई थी। गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु क्रम तथा चिकित्सा में उल्लेखनीय योगदान था। जैसे धातु क्रम वगैरह की तो जानकारी, गणित की बात करें तो मापतौल सारा चीज़ था उसमें, खगोल शास्त्र भी था, और आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, उस टाइम के नागार्जुन थे, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्या थे, विद्वान थे। शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पनाएं भारत में विकसित हुई। शून्य और दशमलव, अगर जीरो नहीं दिया होता ना, वो गाना है ना, भारत ने जब जीरो दिया, जब भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, ठीक है, प्रीत जहाँ की रीत वहाँ, है ना। अभी तो G20 में भी यही गाना चल रहा था, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। कला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला में महान कौशल, अशोक स्तंभ, ठीक। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में महान कौशल था। अशोक स्तंभ की बात की, बड़े बड़े अशोक स्तंभ बने थे, उसमें शेर, उसके ऊपर शेर बैठा हुआ करता था। इंडिया गेट के पास भी देख सकते हो, है ना, वहाँ पे भी तुम देख सकते हो। ये कुतुब मीनार के पास लाट लगी हुई है बहुत बड़ी, कई साल से अभी भी उस पर जंग नहीं लगता। कितनी अच्छी केमिस्ट्री रही होगी उस टाइम में कि आज तक जंग नहीं लगता मौसम में, ठीक। अजंता एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारतीय मंदिर, सांची के स्तूप, ये सारी क्या है, इसकी सभ्यताएं हैं, आर्ट एंड कल्चर की सारी डिटेल देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और ये 3 क्वेश्चन हैं जिसके बारे में आप आंसर खुद से कर लेना, नहीं आएगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट।